Hello, dear students. Hello, dear friends. Hello, dear youngsters. Good morning to you all, and you are most welcome in my YouTube channel. Dear students, आज की जो क्लासेस होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। तो आज की जो क्लासेस होगी डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी इम्पोर्टेंट क्लास होगा टू यू ऑल, आप सभी के लिए। ये जो क्लासेस होगा वो ना सिर्फ 11th या 12th के लिए, बल्कि ये सारे क्लासेस के लिए, क्लास 8, 9, 10th, 11, 12th एंड ग्रेजुएशन, जो इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हों, इवन जो मास्टर डिग्री लिए हों, यहाँ तक की बात करें डियर स्टूडेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हों, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स ग्रामर का, जिसे ग्रामर का, दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज का पिलर्स माना जाता है, टाइम एंड टेंस को। क्योंकि इसके बिना आप ना तो एक अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, ना ही एक अच्छी अंग्रेजी लिख सकते हैं, और ना ही आप अंग्रेजी को समझ सकते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये जो सेशन चल रहा है वो एकेडमिक 11th एंड 12th की सिलेबस पर बेस्ट सेशन चल रहा है, लेकिन ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो बेसिक टू एडवांस होगा टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। क्योंकि 9, 10th, 11th ये सारे क्लासेस में आपको पढ़नी होती है, यहाँ तक कि इसी से क्वेश्चंस आपको जो है वो कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। और जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे तब तक जो है वो आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बेसिक टू एडवांस, क्योंकि मैं आज से ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने पहला सेक्शंस कुछ बेसिक टर्म्स को बताऊंगा, और देन मैं स्टार्ट करूंगा टेंस के चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। और यह जो टेंस के जो चैप्टर होंगे वो आपको पूरी एक क्लास में डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो इसके लिए मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, दैट मीन्स पार्ट वाइज मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा, जिसे आप वॉच करेंगे और सीरियल फॉर्म में आप वॉच करेंगे। जो पार्ट 1 नहीं वॉच करेंगे उसको सेकेंड बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप सीरीज बाय पार्ट 1, पार्ट 2 इस प्रकार से आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस खास करके मैं बात करना चाहूँगा 11th के विद्यार्थियों के लिए, जिनके सिलेबस में टेंस पढ़ना है। तो टेंस से रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप टेंस को नहीं पढ़ेंगे ना तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ पाएंगे और ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ पाएंगे। दैट मीन्स आप वॉइस और नरेशन को भी नहीं समझ पाएंगे अगर आपको आपका टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो टेंस इसलिए 11th में दिया हुआ, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी क्लासेस में आपको सिलेबस में पढ़ने को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो मैटर होता है वो एकेडमिक सिलेबस में ही होता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो, अच्छे से आप नहीं समझा हो, आपको मौका नहीं मिला हो सीखने का, तो एक बार आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आप नए होंगे, जो अभी तक आपने मेरी चैनल राजदेव इंग्लिश लिटरेचर को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करते जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे आगे आने वाली आपकी जो मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियोज़ हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूँगा टेंस से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इसका, चूँकि मैं फर्स्ट क्लासेस ले रहा हूँ ग्रामर सेक्शन का, तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप ये जानेंगे कि ग्रामर की शुरुआत जो होती है, दैट मीन्स आप इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लिश जो लिटरेचर होता है, तो डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिपरेशन कैसे हुआ,
इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ, बिगिनिंग कैसे होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपका साउंड से बना हुआ है, राइट ना। तो साउंड क्या है डियर स्टूडेंट्स, तो साउंड ये है कि साउंड से हमें क्या है, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ पर्टिकुलर साउंड, हर एक चीज़ की अपनी खास विशेष तौर पर कुछ ना कुछ साउंड्स होता है, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। अगर लिविंग थिंग्स तो हम जान ही रहे हैं, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के कुछ ना कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आप जैसे देख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को आप टच करते हो, ठीक है, जैसे फाइन्स का मूविंग होता है, जो फाइन मूव करता है तो उसका भी आप देखते हैं आवाज़ आता है, ठीक है। अब किसी चीज़ को आप टच करते हैं तो उससे भी आवाज़ आता है। दैट मीन्स हम ये जानते हैं कि एवरीथिंग हैज़ अ पार्टिकुलर साउंड, हर एक चीज़ का क्या होता है, एक अपना साउंड होता है। तो डेफिनेटली लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो ए साउंड, लैंग्वेज में भी साउंड होगा, जहाँ से लैंग्वेज की, हर एक लैंग्वेज की शुरुआत होती है। तो यहाँ हम सिस्टमैटिक वे में लैंग्वेज में देखते हैं। तो लैंग्वेज में डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में खास करके हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स हो गए, 44 साउंड्स हो गए, राइट नो, 44 साउंड्स। तो आप पूरे वीडियोज़ का, पूरे टेंस के वीडियोज़ में आप अपनी पेन एंड कॉपी जो है आप तैयार रखेंगे और वीडियो को स्टॉप करके आप उसको राइट डाउन करते जाएंगे, जिससे आपका ये नोट्स भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को आप स्टॉप कर करके जो है आप सभी पॉइंट्स को आप राइट डाउन करते जाओ, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बार बार वीडियो आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए आप एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ज़रूर ही कर ले काम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लैंग्वेज के बारे में। तो लैंग्वेज में जो साउंड्स हैं, वो लैंग्वेज की बिगनिंग जो होती है, शुरुआत जो होती है, वह कहाँ से होती है, 44 साउंड से होती है। दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर आर 44 साउंड्स, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड with the help of these 44 sounds we make 26 letters, that means A to Z. These 26 letters are divided into two categories, vowel and consonant. A, E, I, O, U. These 5 letters are called vowels, and next rest of B to Z letters are called consonant. तो डियर स्टूडेंट्स, 44 साउंड से हम 26 लेटर्स बनाते हैं, और ये 26 लेटर्स जो हैं वो दो पार्ट में बटे हुए हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये कोई मैं नया बात नहीं बता रहा हूँ, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट नो। तो ये 26 लेटर्स बने। अब 26 लेटर्स के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, with the help of these 26 letters we make word, right now we make a word. So how can we define word? A group of letters are called word, a group of letters are called word which has complete meaning, right now ध्यान रखेंगे, which has complete meaning. Every group of letters can't be called a word. तो मैंने क्या बताया कि कुछ वर्णों या अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, लेकिन वैसे वर्णों या अक्षरों के समूह, वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, सेंस मीनिंग होना चाहिए, अदरवाइज वह ग्रुप ऑफ लेटर्स होने के बावजूद भी वह वर्ड नहीं कहला सकता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, BAG बैग, ये 3 ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, इसका तो मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग थैला होता है भाई। FAN फैन, पंखा होता है भाई, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, CHAIR चेयर, कुर्सी होता है भाई। तो इन तीनों का हम लोगों ने देखा, तो मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग हमने समझ लिया कि थैला होता है बाइक का मतलब, और चेयर का मतलब कुर्सी होता है, फैन का मतलब पंखा होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मीनिंग दिया। लेकिन कुछ वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स हम लेते हैं जो ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होंगे बट वह वर्ड नहीं कहलाएंगे,
जैसे CWX, KVN, RBJ, तो ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, राइट नो, बट ये वर्ड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस है, कंप्लीट मीनिंग या सेंस मीनिंग होना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है, राइट नो। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे उनका एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस मीनिंग मिलना चाहिए, तभी वह ग्रुप ऑफ लेटर्स होने के बावजूद एक वर्ड कहलाएगा, राइट नो। नेक्स्ट हम इंग्लिश की जो डेवलपमेंट होती है वो हम लोगों ने सीरीज वाइज देख रहा कि साउंड से बना लेटर्स, लेटर्स से बना वर्ड, और वर्ड से हम लोग क्या बनाएंगे, वर्ड से हम लोग 3 सब वर्ड्स बनाएंगे, सब वर्ड्स बनाएंगे, शब्द से हम लोग 3 उप शब्द बनाएंगे। तो ये 3 सब वर्ड्स कौन कौन से हुए, तो वी मेक 3 सब वर्ड्स फ्रॉम अ वर्ड, दैट मीन्स नंबर फर्स्ट सेंटेंस, नंबर सेकेंड क्लॉज, नंबर थर्ड फ्रेज, राइट नो। तो ये सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी 3 वर्ड्स के माध्यम से पूरे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है। तो वी कैन से दैट हाउ मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ मेनी वर्ड्स, हम कह सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं भाई हमारे लैंग्वेज में। तो योर आंसर में बी 1000, 2000, 4, 5, इंडिफिनिट, ये आपका आंसर हो सकता है कि तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बट ये स्टूडेंट्स, लिटरली वी कैन से दैट देयर आर ओनली 3 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर ओनली 3 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। तो ये सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज, सेंटेंस दैट मीन्स वाक्य, क्लॉज दैट मीन्स वाक्यांश, फ्रेज दैट मीन्स उपवाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, यही 3 शब्द हैं जिसके माध्यम से, जिसके यूजेस से हमारा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप किया है, विकसित हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन sentence. What is sentence? How can we define sentence? How many kinds of sentence? How many types of sentence? How many forms of sentence? तो सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इसमें आप से क्वेश्चंस होगा कि सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं, कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम एक वाक्य को, सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कितने सेंटेंस जो वाक्य हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के कितने भिन्न भिन्न रूप हैं, फॉर्म्स हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दोनों एक ही हुआ, काइंड और टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, राइट नो, काइंड एंड सेंटेंस एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे सेंटेंस की परिभाषा। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि ये बेसिक मैटर हुआ जो आप ऑलरेडी जानते हो, तो शॉर्ट में हमको इसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपल शब्दों में आप इसे राइट डाउन कर ले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप पेन और कॉपी तैयार रखेंगे, राइट ना। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में क्या कहेंगे, शब्दों के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, राइट नो। तो हमें आपसे क्वेश्चंस होगा, क्या हर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस क्या कहलाएंगे? कैन एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड बी ए सेंटेंस? नो डिस्टेंस, नो। Such a sentence which is in groups which has to qualify 3 features. जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड्स, such a group of words which can be called a sentence has to qualify 3 features, right now. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों के समूह एक वाक्य कहलाना चाहते हों, उनको 3 विशेषताओं को फुलफिल करना होगा।
विच आर थ्री फीचर्स, ये थ्री फीचर्स कौन कौन से हैं, ये तीन विशेषताएं कौन कौन से हैं? तो मैंने पहले बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस एंड देयर थ्री फीचर्स आर दस। उनके तीन जो विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं। नंबर फर्स्ट, विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। राइट नो, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस कहलाना चाहते हो, उन्हें पहला नंबर जो विशेषता है इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर पर आधारित होना होगा, बेस्ट होना होगा इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर पर। तो ये पहला स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये ग्रामर का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। राइट नो, इसी पर हम सेंटेंस को स्ट्रक्चराइज करके हम राइट ऑन करते हैं। नंबर सेकंड फीचर, which has a subject and a predicate or object or complement। नंबर सेकंड फीचर ये है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस कहलाना चाहते हो उनको दूसरी विशेषता भी फुलफिल करनी होगी, और यह है कि उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट या कंप्लीमेंट का होना जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कंप्लीमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। नेक्स्ट नंबर जो फीचर है वह है सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस मीनिंग। तो थर्ड नंबर फीचर क्या है कि विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस मीनिंग। दैट मीन्स ये हुआ कि वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस कहलाना चाहते हो उनको तीसरा नंबर फीचर ये है कि उन्हें एक पूर्ण अर्थ देना होगा, समझने वाली अर्थ देना होगा, कंप्लीट मीनिंग देना होगा, सेंस मीनिंग देना होगा। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड अ सेंटेंस which is based on the structure of English grammar, which has a subject and predicate, which makes complete meaning or sense meaning। राइट नो, तो ये डिफिनेशन हुआ सेंटेंस का। सच एज एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख सकते हैं, रिया गोज टू मार्केट। तो रिया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। रिया, गोज, टू, मार्केट, तो 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये एक सेंटेंस हुआ। अब ये 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहला नंबर विशेषता, इसमें ये ग्रामर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ देख रहे रिया है, वर्ब यहाँ गोज है, राइट नो, टू मार्केट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहला नंबर विशेषता को फुलफिल कर रहा है। नंबर सेकंड विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट है, ये ऑब्जेक्ट भी है, कंप्लीमेंट भी है। तो यहाँ पर रिया सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑफ गोज टू मार्केट ये प्रेडिकेट हो गया। राइट नो, नेक्स्ट विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस मीनिंग। तो रिया गोज टू मार्केट, इसका यही अर्थ है कि रिया बाजार जाती है। तो रिया बाजार जाती है, ये तो पूरा अर्थ हमें दे रहा है सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन इससे हमें ये भी पता चल रहा है ना कि रिया बाजार जाती है, हम समझ लिए, अच्छा कौन सी रिया जा रही है, कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, कौन से बाजार जा रही है, ठीक है। तो ये सेंस हम समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट मीनिंग और सेंस मीनिंग। इन 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो आपको अर्थ मिला वो कंप्लीट मीनिंग कहलाया, और जो आप समझ रहे हैं मेंटल फॉर्म में, दिमागी तौर पर आप जो सब कुछ समझ रहे हैं रिया को बाजार जाने से संबंधित, वो क्या हो गया, सेंस मीनिंग हो गया। राइट नो, तो ये आपका सेंटेंस का डेफिनेशन हुआ। अगर दूसरे कुछ इस प्रकार से हम इसी सेंटेंस को अगर हम इस प्रकार से बोले, मार्केट, रिया, टू गोज, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि 3 में से किसी 1-2 फीचर्स को ये क्वालिफाई नहीं कर रहा हो। तो तीनों फीचर्स को क्वालिफाई करना होगा, तभी वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के बावजूद वह सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज वह अगर 3 फीचर्स को वो फुलफिल नहीं करता हो तो वह सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दैट्स क्लॉज की। तो शॉर्ट में मैं डिफाइन करना चाहूँगी सेट। तो क्लॉज क्या होता है,
तो क्लॉज का मैंने बताया आपको, ये वाक्यांश होता है। वाक्यांश को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, वाक्य जुड़ अंश, राइट ना। तो ये क्लॉज हुआ। दैट मीन्स हम इंग्लिश इसमें क्या बोलेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लॉज इसी को कहते हैं। क्लॉज आपको जो है 9th में पढ़ना होता है, और मे बी 11th में होगा, अगर होगा तो मैंने आपको सिलेबस में बताया हूँ। तो ये क्लॉज जो होता है डियर स्टूडेंट्स, हम शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। तो क्लॉज को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये क्लॉज क्या होगा। तो क्लॉज को डिफाइन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा एक सेंटेंस में मैंने काइंड्स और फॉर्म्स को नहीं बताया, इसको पहले जान लेते हैं। तो काइंड ऑफ सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स, सिंपल वे में जानिए, देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, राइट ना। फर्स्ट नंबर है स्टेटमेंट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन और इंट्रोगेशन, थर्ड नंबर इम्पेरेटिव, एंड नंबर 4 एक्सक्लामेटरी, राइट नो। तो अगर बात करते हैं, कुछ ग्रामर बुक में आपको मिलेगा देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, कुछ ग्रामर बुक्स में आपको मिलेगा देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस। तो ये क्लासिफिकेशन अलग अलग है। तो क्लासिफिकेशन कुछ इस बेसिस पर है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आप काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं तो 5 मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। और अगर आप मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो आपको 4 काइंड ऑफ मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव, असर्टिव, दैट मीन्स सकारात्मक वाक्य जितने भी हैं, ये सारे को हम स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे आई एम अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, दे आर बॉयज। तो इस प्रकार के जो हुआ ये स्टेटमेंट कहलाया। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और असर्टिव, अफर्मेटिव, ये सारे एक ही प्रकार के सेंटेंसेस हैं। तो इन सभी को एक शब्द में हम स्टेटमेंट कहते हैं। नंबर सेकेंड जो काइंड ऑफ सेंटेंस हुआ वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसे हम क्वेश्चन भी बोलते हैं। तो सच ए सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन एल्स, वैसे वाक्य जिसका प्रयोग हम किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन। सच एज एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, इज ही अ बॉय, इज ही अ गर्ल, वेर इज गोइंग, व्हेन डू यू कम लेट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो क्वेश्चंस कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर थर्ड काइंड इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे आपका कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है वो क्या कहलाते हैं, एक शब्द में, वन वर्ड में इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द बल्ब, ओके, गो देयर, कम हियर। तो ये सारे कमांड हो गए। इसी प्रकार से रिक्वेस्ट हम करते हैं, कुड यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू टेक अ कप ऑफ टी, राइट नो, प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो ये सारे रिक्वेस्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो सजेशन जो हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस जो किसी से हम सलाह लेते हैं। तो सजेशन और एडवाइस दोनों अलग अलग वर्ड होता है। सजेशन में हम किसी को देते हैं जो कि कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन एडवाइस जो होता है वह कंपलसरी होता है। जैसे अगर सजेशन हम किसी को दें, यू शुड टेक एडमिशन इन BA इंग्लिश ऑनर्स, मैंने बताया कि आपको BA इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेनी चाहिए, नामांकन लेनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट फॉर योर कंपलसरी, आपके लिए कंपलसरी नहीं है, राइट नो। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपको बोले यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली 3 टाइम्स इन अ डे, कि आपको ये दवा
दिन में नियमित तौर पर 3 बार लेनी चाहिए। तो ये आपके लिए एडवाइस हुआ और ये आपके लिए कंपलसरी आपको लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है, ये सारे के सेंटेंसेस एक शब्द में इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, आदेश सूचक वाक्य कहलाते हैं। नंबर 4 सेंटेंस हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? सच ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ सडन फीलिंग्स, राइट नो, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। सच ए सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन सडन फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिससे हम अपनी दिल और दिमाग में उत्पन्न हुई अचानक से अनुभव को शेयर करने के लिए जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो सारे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओह माय गॉड, इट इज हॉट टुडे, राइट नो, हाउ शी इज लुकिंग गुड, व्हाट अ मैन ही इज, राइट नो। तो इस प्रकार के सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज, राइट नो। तो इस प्रकार के जो वाक्य हुए वो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस हुए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ सेंटेंस जो है, देयर इज एक्स्ट्रा काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम ब्लेसिंग को और कर्स को एक्सप्रेस करते हैं। ब्लेसिंग मतलब किसी को दुआ देना, कर्स मतलब किसी को बद्दुआ देना। तो हम दुआ देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, किसी को कर्स करते हैं, यू गो टू हेल, राइट नो। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको सडन एक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो मर्ज करता है, मिलता जुलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से। दैट्स वाई जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस हुए, इसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑप्टेटिव को मर्ज कर दिया गया और काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो 4 हो गए, राइट नो। तो ये देयर आर 4 these are all as 4 kinds of sentences which have explained now, and next week discuss about the forms of sentences, right now। तो forms of sentences भी जानना जरूरी होता है। तो ये forms of sentences, ये मैंने kinds of sentences देखा। kinds का मतलब अलग अलग कैटेगरी हो गया, क्लासेस ही अलग हो गए। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने क्या देखूंगा, एक ही सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स, ओके, एक ही वाक्य के भी भिन्न भिन्न रूप होंगे। तो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस टू। तो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। दैट मीन्स पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो दीज 4 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस कैन बी मेड इन 6 डिफरेंट वेज। तो ये जो 4 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस हुए डिस्टेंस, ये 6 डिफरेंट वेज में 6 भिन्न भिन्न तरीकों से बनाए जाते हैं, 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर से बनाए जाते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस, दैट मीन्स आई एम अ गुड बॉय या गुड स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव इसी को बोले, आई एम नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ। लेकिन इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव में क्या हुआ? आर यू अ गर्ल, आर यू अ गर्ल, व्हाई आर यू अ गर्ल, हाउ आर यू गर्ल, वेयर आर यू गोइंग टू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, राइट नो, इज दिस ट्रू, इज दिस राइट। तो ये क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने बताया वो कैसे बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जनरली इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने क्या किया, सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया। और दूसरा जो मैंने फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया वो विद द यूजेस ऑफ WH वर्ड्स जनरली इन द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो दो तरीके से यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन रहे हैं। पहला हुआ कि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब्स हुआ, 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो उन 24 हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने सेंटेंस के जनरली बिगनिंग में शुरुआत किया, बिगनिंग में यूज किया, तो उससे भी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। दूसरा मैंने क्या किया कि जो WH वर्ड्स हैं, 9 टेबल ऑफ WH वर्ड्स हैं, वाट, वेयर, व्हाइन, व्हाई, होम, होज, राइट नाउ, तो इन सभी को मैंने क्या किया, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बिफोर मैंने यूज किया, पहले यूज किया। दैट मीन्स WH वर्ड्स को मैंने शुरुआत में यूज किया। तो ये दो अलग अलग तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस बनता है वह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनता है। तो मैंने इंट्रोगेटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, तो अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एक अलग फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो जैसे अब मैंने फिर से एग्जाम्पल बताता हूँ पॉजिटिव का। आई एम ए गुड बॉय, पॉजिटिव हो गया। आई एम नॉट ए गुड बॉय, नेगेटिव हो गया। एम आई ए गुड बॉय, इंट्रोगेटिव। हाउ एम आई गुड बॉय, इंट्रोगेटिव। एम आई नॉट ए गुड बॉय, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाउ एम आई नॉट ए गुड बॉय, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो 4 फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस को आप 6 डिफरेंट वेज में आपने देखा। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन था, डिफिनेशन, काइंड्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस था। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लॉज को आप देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो डिफिनेशन की बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, इसके भी 3 फीचर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज भी जो होगा वह भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इसके भी फीचर्स हैं जो कि सेंटेंस के पहला नंबर फीचर से टैली करता है, वेरी करता है, मिलता है। विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रक्चर, उस पर बेस्ड होना चाहिए इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तभी ये क्लॉज कहलाएंगे। नंबर सेकेंड जो फीचर था सेंटेंस का, वो भी यहाँ पर वेरी करेगा, टैली करेगा। दैट मीन्स विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो क्लॉज जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्लॉज कहलाएंगे उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। नंबर थर्ड जो फीचर सेंटेंस का था वह बिल्कुल भी टैली वेरी नहीं करता है, किससे, क्लॉज के फीचर से। तो क्लॉज का फीचर नंबर थर्ड क्या कहता है, विच मेक सेंटेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो क्लॉज का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्लॉज कहलाएगा, जो ग्रामर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे, बट वह कंप्लीट मीनिंग तो बताएगा बट सेंस मीनिंग वह नहीं बताएगा। तो कैसे नहीं बता, तो सबसे पहले डिफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्लॉज which is based on the structure of English grammar, which has a subject and predicate, which make complete meaning but not complete sense. मीनिंग बताएगा बट कंप्लीट सेंस नहीं बताएगा। कैसे नहीं बताएगा, तो एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं। दैट मीन्स रिया गोज टू मार्केट एंड सी does not purchase anything because she has no enough money. तो रिया गोज टू मार्केट, रिया बाजार जाती है लेकिन वह बाजार में कुछ भी नहीं खरीदती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 3 पार्ट हो जाएगा। रिया गोज टू मार्केट बट शी डज नॉट परचेज एनीथिंग बिकॉज शी हैज़ नॉट इनफ मनी। तो ये 3 सेंटेंसेस, 3 लिटिल सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस हैं जो कि मर्ज करके एक पूरा सेंटेंस बनाया गया है। तो एक पूरा का पूरा ये सेंटेंस का भी
डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। बट अगर व्हेन वी रीड दिस सेंटेंसेस, व्हेन वी राइट दिस सेंटेंस, आवर स्टॉप, आवर पेन, आवर द नीव ऑफ पेन, our nerve of pain a stop there anywhere and our tongue a stop anywhere। तो जहाँ कहीं भी हमारे लिखते वक्त रिया goes to market but she does not purchase anything because she has not enough money, इस पूरे सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं तो लिखते समय हमारे जो नीब पेन का जो नीब है ऑब्वियसली वो सावधानपूर्वक कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाएगा, और जब हम इसको रीड करेंगे तो भी हमारी जो जुबान है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो जहाँ कहीं भी रुक रहा है हमारा पेन की नींव, जहाँ हमारी सांस रुक रही है, वहाँ वह सेंटेंस टूटा हुआ है, ब्रेक करेगा, टूट जाएगा, अलग है, जुड़ा हुआ है। तो वह सेंटेंस इस प्रकार से पूरा यह सेंटेंस जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है। तो मैंने बताया उपवाक्य होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। तो ये 3 क्लॉज हो गए, 3 क्लॉजेस हो गए डियर स्टूडेंट्स। तो ये 3 क्लॉजेस को आप देख रहे होंगे कि इसमें सभी में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा तीनों क्लॉजेस में। और इस प्रकार से जो है आप यहाँ ये भी देखेंगे कि ये कंप्लीट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलेगा, ग्रामर के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा, इसमें कंप्लीट मीनिंग मिलेगा बट सेंस मीनिंग नहीं मिलेगा। जैसे कि सेंस मीनिंग कैसे नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सेंटेंस पूरा है, लेकिन अगर क्लॉज की बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑफ क्लॉज को देखें कि रिया गोज टू मार्केट, तो ये नंबर फर्स्ट क्लॉज हो गया। तो रिया बाजार जाती है, कौन जाती है? रिया जाती है। कहाँ जाती है? बाजार जाती है। जो कुछ भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स में, रिप्लाई में। तो ये फर्स्ट नंबर क्लॉज ठीक है, कंप्लीट है। बट आगे का जो क्लॉज है, आगे का पार्ट जो है सेंटेंस का, जो सेकंड नंबर क्लॉज कहलाएगा वो ये है, बट सी डज नॉट परचेज एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं खरीदती है। तो सेकंड नंबर पार्ट्स को आप देखिए, बट सी डज नॉट परचेज एनीथिंग, बट वह कुछ भी नहीं खरीदती है। कौन नहीं खरीदती है? क्या नहीं खरीदती है? तो इससे आपका कंप्लीट, हम तो समझ रहे हैं बट सी डज नॉट परचेज एनीथिंग, इसका अर्थ ये हुआ कि परंतु वह कुछ भी नहीं खरीदती है। लेकिन इसका मीनिंग, सेंस समझ में आ रहा है क्या कि कौन नहीं खरीदती है, क्या नहीं खरीदती है? ये सेंस नहीं पता चल पा रहा है। थर्ड उसी प्रकार से क्लॉज को देखेंगे, थर्ड नंबर क्लॉज को, जो सेंटेंस का थर्ड पार्ट है, वह क्या है? बिकॉज सी हैज़ नॉट इनफ मनी। तो आप ये देख रहे हैं क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे। ठीक है, तो सी हैज़ नॉट इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। तो किसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है? क्या नहीं पर्याप्त पैसा नहीं, क्या कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसका क्या जवाब मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। बट सी हैज़ नॉट इनफ मनी, इसका तो कंप्लीट अर्थ मिल जा रहा है आपको कि परंतु क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था। लेकिन किसके पास? तो ये पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। तो इसी को क्लॉज कहते हैं, सेंटेंस का पार्ट होता है, जो कि क्लॉज जो होगा एटलीस्ट 2 पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए और मोर देन 2 होने चाहिए। तो कम से कम कोई भी सेंटेंस में क्लॉज तभी आएंगे जब कम से कम उसके 2 पार्ट होंगे या फिर मोर देन 2 पार्ट्स होंगे, तभी वह क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, अब क्लॉज बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, और नंबर 3 भी होता है जो कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी सेंटेंस का वैसा पार्ट जो कि अपना मीनिंग खुद से निकाल लेता हो, वह इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लॉज, विच क्लॉज? सच अ क्लॉज विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट कंप्लीट मीनिंग। वैसा क्लॉज, वैसा वाक्य का टुकड़ा जो अपनी पूरी अर्थ लेने के लिए वह प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य वाक्यांश पर निर्भर करता हो, वह सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज टू कनेक्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। कुछ वैसे अर्थ, कुछ ऐसे शब्दों के समूह हैं जिनका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, दूसरे पार्ट को तीसरे पार्ट से, इस प्रकार से जोड़ने के लिए कनेक्टर का जो काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। तो यहाँ पर रिया गोज टू मार्केट प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्योंकि यह अपना मीनिंग खुद से निकाल रहा है, यह दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन बट सी डज नॉट परचेज एनीथिंग, तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि इसका कंप्लीट अर्थ लेने के लिए यह प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर कर रहा है। दैट मीन्स रिया गोज टू मार्केट बट सी डज नॉट परचेज एनीथिंग,
कि रिया बाजार जाती पर वह कुछ भी नहीं खरीदती है, तो ये पूरा अर्थ इसके माध्यम से मिल पा रहा है। उसी प्रकार से नंबर 3rd सेंटेंस आप देखेंगे, बिकॉज सी हैज़ नो इनफ मनी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था पैसा। तो यहाँ पर आप 3rd नंबर जो देखेंगे वो भी प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी क्या हुआ, 3rd नंबर सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो फर्स्ट नंबर पार्ट रिया गोज टू मार्केट प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। नंबर 2 बट सी डज नॉट परचेज एनीथिंग एंड बिकॉज सी हैज़ नॉट इनफ मनी, ये दोनों क्या हो गए, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए। और नंबर 3rd मैंने जो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया बताया वो कौन से हो गए, तो बट यहाँ पर आप देखे थे पहला नंबर प्रिंसिपल क्लॉज को, दूसरे नंबर सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम किया, ठीक है। तो बट और दूसरे नंबर क्लॉज को तीसरे नंबर क्लॉज से जोड़ने का काम बिकॉज किया। तो बट और बिकॉज जो हो गया वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, राइट नाउ। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मैंने डिफिनेशन बताया, सच अ क्लॉज, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज इंडिपेंडेंट फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। नंबर 2, सच अ क्लॉज, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया। नंबर 3rd, सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज यूज्ड टू कनेक्ट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस टू अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज, सच एज एंड, बट, सो, बिकॉज एंड दस मेनी मोर्स। नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फ्रेज की बात करें तो फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेज बट इट हैज़ नॉट complete sense, but it has not subject and predicate and which इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना कंपलसरी नहीं होता है, और विच डू नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ग्रामर पर बेस्ड नहीं होते हैं, और विच मेक्स कंप्लीट